विधि सही था। तो जब चुनाव के रिज़ल्ट जब आया चुनाव रिज़ल्ट, तो 68 सीट से 35 सीट में आ गई। जनता के जनादेश के ऊपर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन अगर ये बोलूं कि मंत्री रहने के बाद भी अगर सही से अगर जांच नहीं करा पाए, तो जहां पहुंचना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वहां अगर नहीं मिल पाए तो खड़ता अंदर में खली होती है। होना तो था, लेकिन वो उस जांच में कहीं न कहीं न्यायालयीन प्रकरण के चलते भी जैसा 5 साल के अंदर जांच होना था वो नहीं हो पाया। अगर उनको इस्तेमाल किया गया है चुनाव के दौरान, और पार्टी की छवि, पार्टी के साथ साथ जो नेता थे उनकी छवि को ख़राब किया गया, इसका सीधा फायदा बीजेपी के जो नेता थे उनको मिला है। नहीं तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा ना, बहुत सारी बातें मिल के हुआ है हमारी सरकार की, ये भी बात सही है। अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से 11 में से 10 सीटें जीत कर ले आती है। हम तो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में मास्टर है। हमारी लड़ाई 20 साल लगे, 30 साल लगे, हम झूठ बोल के नहीं आना चाहते। आने वाले 5 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास क्या बेहतर रोड प्लान है जिसको आप करना चाहेंगे? बेहतर प्लान है, देखो बेहतर प्लान का मतलब ये है कि सबसे पहली है स्वास्थ्य शिक्षा में काम करना है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी की सफ़र और संघर्ष के बारे में। इसी बीच आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक द्वारिकाधीश यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों के जो एक जानकारी पहुँचे कि कौन है द्वारिकाधीश यादव जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा क्या रही? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में तो रुचि मेरा बचपन से रहा है। बचपन का सा है क्या है, मिडिल स्कूल में मैं शिक्षकों की कमी में आंदोलन किया था, और उसके बाद फिर मैं सेवादल शहर अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव, प्रदेश में सचिव रहा, प्रदेश में महामंत्री के रूप में भी काम किया हूँ। जनप्रतिनिधि के रूप में, चूँकि जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की इच्छा थी मेरी 22 साल की उम्र पर, महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो मेरी भाभी को मैं जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और खुद निर्विरोध पंच बन के उप सरपंच बना। उसके बाद फिर मैं दूसरे बार जनपद पंचायत के सदस्य बना, और वही 26-27 साल की उम्र में मैं निर्विरोध जनपद पंचायत पिथौरा का उपाध्यक्ष भी बना। दूसरे बार फिर मैं जनपद पंचायत का निर्विरोध सदस्य बना, और उसके बाद उपाध्यक्ष भी बना। तीसरे बार मैं जनपद पंचायत का सदस्य बना, मेरी भाभी भी जनपद पंचायत का सदस्य बना। उसके बाद मैं सीधा विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, और खल्लारी 18 में, और खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार मैं 57,000 वोट से खल्लारी की जनता ने, मतदाता भाई बहनों ने मुझे विजयश्री दिलाया। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास की, कांग्रेस की उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाई। दूसरे बार फिर अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और खल्लारी की जनता दोबारा मेरे को 37,400 और कुछ वोट से विजयश्री दिलाया है। तो आज अगर मैं विधायक हूँ तो खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहनों का इसने उनके आशीर्वाद का परिणाम है, और कांग्रेस पार्टी ने 2 बार मेरे ऊपर विश्वास की, इसके लिए भी पार्टी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पार्टी आला कमान को, दिल्ली के नेताओं को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी। जी, जिस समय आप शिक्षा में अपना समय दे रहे थे, तो क्या उस समय आपको पता था कि मुझे राजनीति में जाना है? और अब जब राजनीति में आए तो कांग्रेस ही क्यों चूज़ की? क्या इससे पीछे कुछ कारण था, अप्रोच किए थे?
नहीं, देखिए, जो सही सूझबूझ रखेगा वो आज भी कांग्रेस को ही चुनेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और देश हित में, चाहे लोगों के हित में कांग्रेस की जो विचारधारा है या कांग्रेस पार्टी की रीति है, उसी को ही चूज़ करेगा। वो अलग बात है कि बगैर सोचे समझे किसी दल में कोई ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप अध्ययन करके पार्टी ज्वाइन करेंगे तो मैं सोचता हूँ जो काफ़ी समझेगा वो कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करेगा। थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, और साथ में मेरे भी जानने की इच्छा है, जब 2018 में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि पहली बार आपको टिकट मिला था, यंग थे। मेरे को पूरा विश्वास था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और भारी बहुमत से जीतूंगा, और केवल यही चुनाव की बात नहीं है, मतदाता भाइयों का इसने मेरे साथ शुरू से रहा है। वो अपने कार्यशैली की वजह से हो, चाहे मतदाता का मेरे प्रति स्नेह है, आशीर्वाद है। मैं कम मार्जिन से कभी चुनाव नहीं जीता। मैं जब पार्टी में अपना दावेदारी प्रस्तुत किया तो भी मैं आला कमान को, हमारे नेताओं को आश्वस्त किया था कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मैं जीत के आऊँगा। 2018-2023 दोनों चुनाव में बहुत बड़ी डिफरेंस देखने को मिली है। 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, 5 साल कांग्रेस की यहाँ रही। जब 2023 का चुनाव का जब बारी आया तो बहुत से विधायक, जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया गया। इसमें महासमुंद भी एक था। तो आपको भी डर लग रहा था कि कहीं मेरा टिकट कटेगा नहीं कटेगा? नहीं, हम दशमलव में नहीं घबराए हुए थे, क्योंकि मुझे विश्वास था मतदाता जैसे चाहती लगभग पार्टी वही करती है, और पार्टी के ऊपर भी मेरे को विश्वास था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। हमारे नेताओं के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे टिकट देगी। और मैं शायद छत्तीसगढ़ के उन विधायकों में से हूँ जो संकल्प शिविर में मैं इस बात को बोला भी था कि पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाए वही हमारा प्रत्याशी है। अगर बूथ के कार्यकर्ता को भी बनाएगा तो उसका प्रस्तावक मैं हूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी, और नहीं बनाया गया तो समझ जाओ। जी, जब जनता के बीच इस बार आप चुनाव के दौरान जाते थे मुलाकात के लिए, तो जो 5 साल के आपके द्वारा काम किया गया था उसको लेकर जाते थे, या फिर जो प्रदेश सरकार के, जो कांग्रेस पार्टी के 5 साल में जो काम किए हैं उसको लेकर जाते थे आप? नहीं, वो तो कोई भी प्रत्याशी रहेगा सबको लेके जाएगा। क्षेत्र में विकास हुआ है उसको भी लेके जाएंगे, और जो हमारी सरकार की क्रीम योजना थी उसको भी लेके जाएंगे। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जनता दोनों बात को सुनती थी, और हर बात करनी पड़ेगी। केवल एक बात से चुनाव नहीं हो सकता, चूँकि ये विधानसभा चुनाव, हमारी सरकार में 2500 रुपया धान के दाम दिए थे, 2800 चला गया था, 2840 समूचे किसान का कर्जा माफ़ी हुआ था। और हमारी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी, इस बात को भी हम लेके गए थे, जब धान की दाम कम था और किसान कर्ज से परेशान थे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाके में, गांव में केवल 5 लाख ज़मीन की दाम थी। हमारी सरकार की उस नीति का परिणाम रहा कि 15 लाख तक ज़मीन की दाम गई। एक तो किसान ज़मीन बेच नहीं रहे थे, तो 10 एकड़ के किसान का 1 करोड़ का पूंजी बढ़ा। जो संपत्ति उसका 50 लाख का था वो सीधा 1.5 करोड़ हो गया, और इस बात को ग्रामीण किसान मान रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में ऐसी कोई नीति नहीं बनी जिसमें कि ज़मीन की दाम बढ़े, किसानों को पूंजी बढ़े। केवल 5 लाख पहुंचा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चूँकि सड़क किनारे की ज़मीन को पैसे वाले खरीद रहे थे, कोई ऐसा नहीं है, तो केवल हाईवे का ज़मीन का रेट बढ़ा। और हमारी सरकार की नीति में गांव में जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ की भी ज़मीन की दाम बढ़ा, किसानों की पूंजी बढ़ी। तो ऐसा क्या हुआ, अगर सरकार की मंशा सही थी, नीति सही था, तो जब चुनाव के रिज़ल्ट जब आया, चुनाव रिज़ल्ट, तो 68 सीट से 35 सीट में आ गई? देखो,
जनता के जनादेश के ऊपर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस समय बेहतर ढंग से झूठ बोलना है, गुमराह करने में मास्टर हैं और हम सच सच बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने में सफल हो गए हो। हमारे इसी कार्यक्रम में टी.एस. बाबा जी के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उनका ये कहना था कि जो कवर्धा में हिंसा हुई थी और जो बीरनपुर में हिंसा हुई थी, उसका एक नतीजा रहा, उसका एक छाप पूरे प्रदेश में उसका देखने को मिला। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है चुनाव परिणाम में। अब देखिए, टी.एस. महाराज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो उनके आकलन में जो बात आई होगी उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उतने वरिष्ठ बोल रहे हैं तो, और उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं स्वयं सोचता हूँ, जब कोई भी चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं तो बहुत सारी बातों को मिल के हासिल होती है, और जब परिणाम विपरीत भी जाता है तो उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसमें से टी.एस. बाबा जो बताए हैं वो भी एक कारण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार और झूठ को बहुत अच्छे से बोलती है, जिसमें हम पीछे हैं। जी, एक और मंत्री है उमेश पटेल जी, उनका साफ साफ ये कहना था कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय जो मेरे झीरम घाटी हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सुस्ती बरती, और जब कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद भी फाइलों में भी हम लोग अटक के रह गए। इसका भी एक कारण, मतलब अगर ये बोलूँ कि मंत्री रहने के बाद भी अगर सही से अगर जांच नहीं करा पाए, तो जहाँ पहुँचना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वहाँ अगर नहीं मिल पाए तो खड़ता अंदर में खली होती है। नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराना चाहते थे, क्योंकि उसमें न्यायालयीन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हाई कोर्ट में भी अपील किए, अपने ढंग से न्यायालयीन प्रक्रिया में गुजरे, जिसके चलते वो नहीं हो पाया। लेकिन होना तो था, लेकिन वो उस जांच में कहीं ना कहीं न्यायालयीन प्रकरण के चलते भी जैसा 5 साल के अंदर जांच होना था वो नहीं हो पाया। अगर बात करें खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, कृषि ऊपर ज़्यादा आधारित है। कृषि जो संबंधित लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में? सिंचाई को लेकर हो गया, खाद्य व्यवस्था को लेकर, बीज को लेकर हो गया। देखिए, हमारी सरकार में तो किसान संपन्न हुए, और उसका परिणाम है कि आज आपको 20 एकड़ भूमि खरीदनी है तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं ढूंढने में। आप रजिस्ट्री कार्यालय में भी जाकर देख लीजिए, कृषि भूमि का बहुत कम बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप खल्लारी विधानसभा घूम लीजिए, 100 एकड़, 50 एकड़, 70 एकड़ की एक एक प्लाट बाड़ी के रूप में बनाए हैं, और दिल्ली के लोग भी यहाँ ज़मीन खरीदे हैं। दिल्ली, राजस्थान, किसान जब मजबूर हो जाता है, कोई भी विकल्प नहीं बचता, तभी वो ज़मीन बेचता है, और ज़मीन बेच के कोई भी किसान खुश नहीं रहता है। उस राशि को लेके घर भी आता है तो उसको ऐसा नहीं महसूस होता कि मेरी जो ज़मीन है उसको बेचा हूँ तो उसके एवज में मेरे को धनराशि मिल गया, बल्कि कहीं न कहीं पीड़ा रहता है उसको कि मेरे को ज़मीन बेचना पड़ गया। आज किसान ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, ये हमारी सरकार की नीति की देन है। प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो किसी छुपी नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल तो खुल गए, लेकिन स्टाफ की कमी है, सही जांच सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति? देखिए, ये लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में है। हमारी शासनकाल में इसीलिए अगर हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था बनाने में विलम्ब हो रहे करके हाट बाज़ार प्रारंभ किए थे, जिसकी लाभ ग्रामीणों को मिल रहा था। उनको ब्लॉक मुख्यालय के हॉस्पिटल तक के सामान्य जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनकी इलाज समझिए बाज़ार हाट उनके गांव में हो रहा था। इसको सरकार को चाहिए था आगे बढ़ाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 महीने हो गई सरकार, अभी तक एक भी नई योजना धरातल में नहीं लाए, केवल अखबार में है। 18 लाख आवास की पहली दस्तखत की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किए, लेकिन अभी धरातल में एक आवास नहीं आए हैं। और उनकी काम करने की शैली और उनकी नीयत और हमारी नीयत साफ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी
समूचे कर्जे माफ़ भी किए, 2500 में धान खरीदे। बात यही नहीं रुकी, इसके अतिरिक्त जो किसान भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1870 रुपया में बेच चुके थे, उसकी भी अंतर की राशि को हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी दिए। ये होती है सरकार की नीयत, अगर आप वादा किए हो। अभी तक एक आवास नहीं आए। आप भी पत्रकार हैं, अभी भी रायपुर शहर में क्या चलता है, 18 लाख आवास स्वीकृत। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 18 को छोड़िए, आप 100 का आदेश की कॉपी दिखा दीजिए इनकी सरकार बनने के बाद। इसीलिए मैं शुरू में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है और झूठ बोल के गुमराह करने की उनकी कला है। जब उनकी पार्टी की बैठक होती है तो इस बात की रणनीति भी बताई जाती है कि कैसे हमको जनता को गुमराह करना है, कैसे हर परिस्थिति में हमको कैसे सत्ता हासिल करना है, उनको बखूबी आती है। जी, जब बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी सबको स्टे लगा दिया, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उसको कंटिन्यू करने के लायक नहीं था? देखिए, सरकार किसी का भी हो, जनता के हित में अगर कोई योजना सही है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, और दूसरी योजना भी आप चालू कर सकते हो। लेकिन हमारी योजना वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में थी और ये चाहते ही नहीं कि जनता के हित में काम हो। दो गरीबी रेखा का चावल देते रहें, स्थायी हल नहीं चाहते। जी, भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक इंटरव्यू में कहा गया उनके द्वारा कि ऐसे बहुत सारी एजेंसियां जो केंद्र की थी उनको इस्तेमाल किया गया है चुनाव के दौरान, और पार्टी की छवि, पार्टी के साथ साथ जो नेता थे उनकी छवि को ख़राब किया गया। इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी के जो नेता थे उनको मिला है। नहीं तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा ना, बहुत सारी बातें मिल के हुआ है। हमारी सरकार की ये भी बात सही है कि हमारी सरकार की छवि को ख़राब करने के लिए केवल भ्रष्टाचार की बात करते रहे, मीडिया में रोज़ लाते रहे, आम लोगों के दिमाग में बिठाते रहे कि सरकार भ्रष्ट है, जबकि भ्रष्ट सरकार देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 56 इंच की सीना चौड़ा है। अडानी के फ़ोन या अडानी के जब बोलते हैं, सही मायने में सरकार की नीति बना रहे हैं तो अडानी जी बना रहे हैं, न कि चुने हुए सांसद। अडानी जी जैसे बोलते हैं वैसे संसद में कानून बन रही है। इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार शायद आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का यह बयान है, हम लोग के साथ इंटरव्यू में उनका कहना है कि जो 7 महीने में हुआ है छत्तीसगढ़ में काम, और अगर इनकी तुलना अगर कांग्रेस सरकार की 5 साल से करें तो हम लोग कहीं बेहतर है। अगर वादा निभाने की बात करें तो 80% से ज़्यादा हम लोग वादा 7 महीने में निभा चुके हैं। विजय शर्मा जी को रिकॉर्डेड मैं चुनौती देता हूँ, आप मेरे साथ बैठाइए। 7 महीना उनका और 7 महीना हमारा, रिकॉर्ड में है बातें, और आप आजू बाजू डिबेट करा लीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि हम 7 महीने में क्या किए, वो 7 महीने में क्या किए। केवल और केवल महतारी वंदन का पूरा किए हैं ना। महतारी वंदन में भी कैसे छला गया है, हम बिके हुए धान का दाम दिए और महतारी वंदन के इनके फार्म भराने के बाद में जो शादी हुई उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? शादी होने के बाद वो उसकी पात्रता रखता है कि नहीं, आप ही बताइए। दूसरा, कौन सा वादा पूरा किया? कौन से चुनावी वादा में बोले थे जिनको पेंशन मिल रहा है उसको 500 देंगे? आपने कहा ना हर महतारी को हम 1000 रुपया देंगे, तो पेंशनधारियों का 500 रुपया क्यों दे रहे हैं? क्यों काट दिए उनका 500 रुपया? कहाँ पर आप लिखे थे या कौन सा चुनावी वादा में लिखे थे? कौन सा चुनावी आप वादा पूरा कर दिए? केवल और केवल कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। 7 महीने उनके और 7 महीने हमारी आंकड़ा मैं सार्वजनिक कर दूंगा। आज अखबार वालों को
सही समाचार लिखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, चैनल वाले को सहरानी कार्य दिखाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन छत्तीसगढ़ में देश का सर्वाधिक शांत जगह, मैं बोलता हूँ राजधानी सुरक्षित नहीं है। या आप 11 बजे रात को राजधानी घूम के देख लीजिए, आप अखबार मीडिया से हैं। स्थिति ये बन रही है कि अब तो लोग रायपुर राजधानी के बजाय ग्रामीण अंचल में बसना चाह रहे हैं। राजधानी सुरक्षित नहीं है। ऐसी कोई जिला नहीं है जिस दिन रोज़ एक ठो लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या का स्वरूप देखोगे तो पढ़ने से आपकी दिल दहल जाती है। कहाँ है कानून? देश में पहली बार कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसपी कार्यालय सुरक्षित नहीं है। ये सरकार है और हमसे तुलना की बात करते हैं। तुलना करें ना हमारे कार्यकाल में कहाँ पे आगजनी हुआ और कहाँ कलेक्ट्रेट परिसर चला गया। गृह मंत्री जी, आप बड़ौदा बाजार हिंसा की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, उनको हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर ये आरोप है कि कहीं ना कहीं दंगा को भड़काने में उनका हाथ है। अब देखिए, पुलिस उनके पास है। पुलिस का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ सरकार जितना कर रही है आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ है। देवेंद्र यादव ने भड़काया, इतना ही बोल देना पर्याप्त है। आपके पास क्या सबूत है? प्रत्यक्षदर्शी 15,000 लोग थे, उनसे एक एक से बयान ले लीजिए आप। और देवेंद्र यादव 5 मिनट स्टेज में नहीं, नीचे बैठे हैं और वहाँ से निकल गए हैं। अगर 5 मिनट बैठने के बाद देवेंद्र यादव बैठे, 5 मिनट बैठ के मतलब इशारा भी नहीं किया और वो इतना शक्तिशाली है कि उतनी बड़ी दंगा करवा दिया, और आप इतने सरकार में बैठे हो, आप उस दंगा को रोक नहीं सके। कहाँ है आपके कानून? इसीलिए बोल रहा हूँ, लाइन ऑर्डर कहाँ है? एक देवेंद्र यादव 5 मिनट में दंगा करवा दिया और आप सरकार में मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? मतलब देवेंद्र यादव इतना बड़ा काम कर लेगा कानून के आगे, या कानून व्यवस्था को इतने बड़े शक्तिशाली कि बिगाड़ लेगा? सच तो ये है कि मैं सवाल करता हूँ, एसपी जब वहाँ पे आगजनी हो रहा था, दंगे भड़की, तो एसपी क्या कर रहा था वहाँ? एसपी की भूमिका बताइए ना, पुलिस विभाग की भूमिका बताइए। पुलिस विभाग कहाँ पर थी? आखिर वो किसके निर्देश पर चुप थे? बचाने के लिए जो पुलिस का कर्तव्य है, वो कौन सा कर्तव्य का निर्वाह किया है? इस बात को सार्वजनिक करें ना। अगर नक्सलाइट मारा जा रहा है इनकाउंटर में, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कांग्रेस के वालों की जो पेट में से दर्द क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों बोले कि निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है? नहीं, नक्सली को मारने से कांग्रेसी के पेट में दर्द नहीं होता। निर्दोष को नक्सली बता के मारोगे तो हम आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। हमारी पार्टी को प्रेम है जनता से। जनता के साथ अन्याय होगी तो पेट में ज़रूर दर्द होगी। हमारी पेट में दर्द हुआ है। निर्दोष आदिवासी को नक्सली है करके मनमौजी आपकी पुलिस मार देगी, फोर्स मार देगी। बहुत सारी बातों को अपने ऊपर लेके देखना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग नहीं कहना चाहिए। अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को, निर्दोष को अगर नक्सली है करके मारा जाए, अगर मेरे परिवार को मारेगा तो मेरे कितना तकलीफ होगा। तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। नक्सली सफाया करे, हम धन्यवाद भी देंगे। मैंने सदन में भी कहा है इस बात को, आप नक्सली का सफाया कीजिए, हम आपको धन्यवाद देंगे। अच्छे काम के लिए विपक्ष में है, इसके मतलब ये नहीं कि हम विपक्षी भूमिका निभाएंगे। हम भी छत्तीसगढ़ में शांति चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सली की खात्मा करती है तो हम सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देंगे। अच्छे काम के लिए क्यों नहीं देंगे? लेकिन निर्दोष को आप नक्सली बता के मार दोगे और उसके बाद बोलोगे कि हम आपको धन्यवाद दें, ये कैसे संभव है? रोजगार को लेकर आपके विधानसभा क्षेत्र में जो नौजवान यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, उनके हाथों को रोजगार मिले, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, हमारी सरकार में हम आगे बढ़ रहे थे, गौठान के माध्यम से दे रहे थे, और बहुत सारी हमारे माननीय राहुल गांधी जी इस बात को बोले थे। जैसे दिल्ली में सरकार आती तो जगह जगह ऐसे प्लांट डाले जाते जहाँ पे जिस टाइप की खेती है उससे बेरोजगारों को रोज़गार भी मिलता, और
खेती में जितना रोजगार दे सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और मैं सोचता हूँ उससे बड़े हमारी सरकार में इंजीनियर डॉक्टर किए हुए लोग भी खेती जब लाभ में आए तो लौट रहे थे खेती को, और बेरोजगारों को हमने नौकरी भी देना चाहा। आरक्षण के मामले में कैसे उलझाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताकि हम नौकरी ना दे सके। और बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व मंत्री ने अभी पिछले सदन में बोले कि 30 या 35, थोड़ा सा मैं कन्फर्म, 35,000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शिक्षक की हम भर्ती करेंगे। और अभी युक्तिकरण से अखबार में प्रकाशित हुआ है कि 10 या 15 साल शिक्षक की भर्ती की आवश्यकता नहीं है, इतने हमारे शिक्षक हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैं शुरू में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ के सहारे बाजी मारते हैं, और झूठ बोलने की अगर किसी से सीखना है आप मत सीखिएगा, और कभी सीखने का महसूस हो तो कुछ समय उनके पास बैठ जाइए, आप भी समझ जाएंगे। जी, राजनीति में कांग्रेस भी है, राजनीति में बीजेपी भी है। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में जनता छल में आ गए। अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से 11 में से 10 सीटें जीत कर ले आती है। हम तो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में मास्टर है। हमारी लड़ाई 20 साल लगे, 30 साल लगे, हम झूठ बोल के नहीं आना चाहते, हिंदू मुस्लिम करा के नहीं आना चाहते, भाई भाई को लड़ा के नहीं आना चाहते। हिंदुस्तान में रहने वाला सब एक परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं। ये फूट डाल के अंग्रेज़ों की तरह शासन करना चाहते हैं। समझेगी जनता एक दिन, ऐसी नहीं है जैसे पिछले 2018 के चुनाव में जनता जब समझी तो 15 साल के हुकूमत वाली सरकार 15 सीट में आई थी। वो भी समय आएगा लोकसभा में, आप देखते जाइए। जी, आप फूट की बात किए भी, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के भीतर की फूट की, 2.5 साल का जो सीट का बंटवारा था कुर्सी सीएम का, वो कहीं ना कहीं चर्चा में 5 साल पूरा रहा। और इसका भी एक कारण रहा, चूँकि जब हम लोग वहाँ गए हुए थे सरगुजा विधानसभा क्षेत्र में, संभाग में, तो वहाँ की जो जनता थी या फिर जो कांग्रेस के समर्थक थे, उनका ये कहना था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या ये भी इसका भी कारण है, क्योंकि सरगुजा संभाग से पूरा की पूरी सीट बीजेपी की? मैं शुरू में बोला, हम सरकार से बाहर हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ें रहता है, जब बिगड़ता है तो भी बहुत सारी चीज़ रहती है। मैं शुरुआती में बोला, लेकिन सर्वाधिक जो कारण था भारतीय जनता पार्टी की झूठ थी। 2018 में आपकी जो जीत का अंतर था 50,000 से प्लस था, लेकिन जब बात 2023 की आई तो 40,000 से नीचे। क्या आपकी जो रेपुटेशन है, विश्वास, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है? नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। मैं पिछले चुनाव में 97 इस टाइम 1,04,000 वोट में हासिल किया हूँ। आप वोट परसेंट भी देखेंगे, पिछले बार 168 था, 180। मेरे को जनता उतना ही वोट दिया है। वो अलग बात है कि अन्य लोग जो वोट हासिल करते थे वो लोग नहीं कर पाए, उनको रिजेक्ट कर दी जनता। मैं 97,000 वोट से हासिल करके 57,000 से जीता। इस टाइम 1,40,000 वोट पड़ा है मेरे को तो वोट उतना ही मिला है। शायद मैं पहला दूसरा चौथा नहीं बोलता, लेकिन बहुत कम प्रत्याशी ऐसे होंगे, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, जो अपने पुराने औसत के लगभग उतने ही पाए हैं। आप समझ सकते हैं, पिछली बार 97, इस टाइम 1,04,000, तो मेरे कहाँ कम हुआ? आपके सवाल की जवाब तो नवंबर में खल्लारी क्षेत्र की मतदाता बटन दबा दे चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल को जो आपका पिछला समय कार्यकाल रहा है, उसमें 5 बड़ी उपलब्धि क्या रही, तब क्या बोलेंगे आप? 5 बड़ी उपलब्धि में नहीं सिमटेगा ना हमारा उपलब्धि। हमारी सरकार की उपलब्धि तो सरकार के हम अंग थे तो वो तो है ही। विधानसभा क्षेत्र में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य में जितने विकास कार्य नहीं हुए या व्यक्तिगत रूप से जो लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए, किसानों को, मजदूरों को, तो सरकार के में भी उप मुख्यमंत्री जी 7 महीने का बोल रहा था, मैं उनके 15 साल के लिए तैयार हूँ।
को कभी बोलिए आप, खल्लारी विधायक 15 साल के लिए तैयार हैं। और मेरी बड़ी उपलब्धि यहाँ रहा कि महासमुंद जिले में केवल बागबाहरा ही एक ऐसे ब्लॉक मुख्यालय था जहाँ पे व्यवहार न्यायालय नहीं था, व्यवहार न्यायालय कराए। छत्तीसगढ़ में 5-10 अब तो बहुत अच्छे धार्मिक स्थल हैं, बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं बहुत सारे धार्मिक स्थल, लेकिन पहले पूर्व में 100 बरस पहले 5-6 प्रसिद्ध स्थल जिसको लोग जानते थे, प्रसिद्ध स्थल तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं धार्मिक, उसमें से खल्लारी था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार उनके नीचे दर्शन किए और रोपिए उड़न खटोला लगाने की बात भी कही, लेकिन 15 साल में नहीं लगा। हमने लगवाया उड़न खटोला खल्लारी में, हमने करवाया कोमा खान को तहसील का दर्जा दिलवाया, कोमा खान में महाविद्यालय खुलवाया, नर्रा में 10 बिस्तर का हॉस्पिटल खुलवाया और बहुत सारी बातें हैं। सिंचाई के क्षेत्र में काम किए हैं हम, सड़क के क्षेत्र में काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं। हमारे पहले बागबाहरा के हॉस्पिटल को रिफर सेंटर कहा जाता था। यहाँ से बागबाहरा से 10 या 15 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा बॉर्डर भी टच करता है। तो डिलीवरी के लिए यहाँ की माताएं बहनें नवापारा हॉस्पिटल जाया करते थे। हमने ऐसा काम किया कि खड़ियार रोड नवापारा के लोग अब यहाँ डिलीवरी कराने आते हैं। ये हमारे और उनके काम करने के तरीके अंतर रहा है। तेंदुकोना में 4.5 करोड़ का महाविद्यालय भवन स्वीकृत कराया, तेंदुकोना में कोऑपरेटिव बैंक खुलवाया, मुनगा शेर प्रक्रिया में था जो अभी खुलने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय में मैं महाविद्यालय बागबाहरा तो नहीं खुलवाया, 1000 बच्चे पढ़ते थे जिसमें 500 दर्ज संख्या बढ़वाया, मतलब एक तरह से एक और कॉलेज हमने खुलवाया वहाँ। ITI में भी काम किए। सत्ता पक्ष में रहकर आप 5 साल काम किए, पहली बार विपक्ष में रहकर काम कर रहे हैं। अभी 7 ही महीने का समय हुआ है, इसमें कुछ बोलना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन फिर भी से मैं जानना चाहूँगा कितना अंतर देख रहे हैं आप, पहले जब आपकी सरकार थी और अब जब आपकी सरकार नहीं है। देखिए, विधायक होता है, लेकिन ये बात सही है कि इनकी सरकार में दलगत भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसी नहीं करना चाहिए। खल्लारी क्षेत्र की जनता भी छत्तीसगढ़ राज्य की है और हिंदुस्तान की है, लेकिन ये सरकार में दलगत भावना से काम हो रहा है। और चलिए, हम तो विपक्षी हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी क्या कर लिए ये लोग 7 महीने में? उनके विधायक से पूछिए ना क्या कर लिए हैं। अभी तक के अपनी सरकार का एक नारियल नहीं फोड़ पाए हैं ये लोग 8 महीने में। जो भी फोड़ रहे हैं हमारी सरकार का है। अब इनका बोहनी कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर द्वारिकाधीश यादव राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? मेरे को राजनीति माना ही था। मैं तो 8वीं क्लास में आंदोलन किया हुआ आदमी। मैं राजनीति के अतिरिक्त कोई दूसरा काम चुना ही नहीं है। बचपन से मेरे मन में था मैं राजनीति करूँगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किस में शौक़ रखते हैं? मैं राजनीति के अतिरिक्त और कोई शौक़ नहीं रखता। राजनीति मतलब जनता की सेवा, यही है राजनीति। आज के समय अगर राजनीति की परिभाषा कोई किसी से पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि पावर और पैसा। क्या आपको भी लगता है कि दोनों सच्चाई है? सच्चाई राजनीति में वो देखो, जो जैसा सोचता है वैसा प्रभाषित करते हैं। राजनीति सही परिभाषा में ऐसा परिभाषित किया ही नहीं जा सकता कि पैसा और पावर भी हमको मिलता है तो उस पावर का उपयोग मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे को पावर मिला है, मेरे लिखने से जनता की समस्या का हल होगा तो हम जनता के लिए करते हैं। अगर मैं 100 लेटर लिख रहा हूँ तो उसमें कितना पावर का मैं अपने ऊपर उपयोग कर रहा हूँ, या अगर 100 फ़ोन कर रहा हूँ तो जनता के लिए ही कर रहा हूँ। तो पावर जनता देती है, तो उस पावर का अधिकारी भी और समुचित लाभ जनता को ही मिलना चाहिए। आने वाले 5 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास क्या बेहतर रोड प्लान है जिसको आप करना चाहेंगे?
बेहतर प्लान है। देखो, बेहतर प्लान का मतलब ये है कि सबसे पहली है स्वास्थ्य शिक्षा में काम करना है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे हम, सिंचाई के क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए बराबर छोटे छोटे होता है जिसको हम बोलते हैं बहुत छोटी बात है, लेकिन दफ्तरों में भी जब गरीब लोगों का काम नहीं होता उसको भी कराना तो एक प्राथमिकता है। उनकी आवश्यकता में है, पानी है, पेयजल की अच्छा व्यवस्था हो, सड़कें हो, और बिजली तो पता नहीं कहाँ गया इनकी सरकार बनते ही। सरप्लस बिजली वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस गर्मी में जितनी कटौती हुई होगी या बिजली की कमी थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुआ। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया बात को जितना बढ़ावा दिए हैं, अभी ऐसा आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं उसको अब मिटाने के प्रयास किया जा रहा है। आपको भी लगता है? देखिए, संस्कृति हर राज्य की रहनी चाहिए, और भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया या छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति था उसको ऊपर उठाने का और देश के अंदर पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर राज्य का अपना अपना संस्कृति है, रहन सहन है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार तो विश्व आदिवासी दिवस भी नहीं मनाए, और बात केवल वही नहीं रुकी, बोल मुख्यमंत्री को जाने से भी रोक दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल जारी हो चुका है, अभी तक मुख्यमंत्री सार्वजनिक नहीं किए कि आखिर कौन सा उससे बड़ा काम था या ऐसी कौन सा प्रिय स्थिति निर्मित हुई जिसमें विश्व आदिवासी दिवस में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में हैं। सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स SC ST पिछड़ा वर्ग का समर्थन है, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं कर रही है। इससे बहुत छोटे छोटे मामले में छत्तीसगढ़ बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन की है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के दबाव में उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दी। तो आदिवासी हित में भी आदिवासी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री, तो प्रदेश के हित में क्या बोलेंगे? जी, द्वारिकाधीश यादव अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? राजनीतिक भविष्य तो पार्टी और जनता तय करती है। जनता जब तक आपके साथ है तब तक के आपका वो जहाँ पर आपको भेजेगी, एक पार्टी और एक जनता, दो ही रहता है। बगैर पार्टी के हम जनता के बीच नहीं जा पाते बड़ी पद को लेकर के। भाई, बड़ी चुनाव तो पार्टी लड़ाती है पहले, उसके बाद जनता आपको अगर चुनती है तब आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। और मैं बोल दूँ कि मैं यहाँ पहुँचूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो जनता तय करती। जनता का आशीर्वाद जैसे जैसे मिले। सर, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत को पहचानें, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ी पूंजी है तो भाईचारा है, और भाईचारा बना रहे, भाईचारा जिंदा रहे। ऐसे दल को चुनें, ऐसे दल को न चुनें जो एक समय ऐसा आएगा कि हम भारतीय आपस में लड़ें, और जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाईचारा है तो है हिंदुस्तान। तो भाईचारा बने रहे, ऐसी सरकारें बनाएं और ऐसे लोगों को बाहर करें जो नफ़रत फैला करके सरकार में आना चाहते हैं और नफ़रत के माध्यम से अपनी शासन करना चाहते हैं, उनको बाहर करें। जी, तो आप सुन रहे थे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक द्वारिकाधीश यादव जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।